आप सभी का एक बार फिर से मेरे क्लास में स्वागत है। आज मैं रसायन विज्ञान का दूसरा अध्याय अम्ल, क्षार एवं लवण बताऊंगा और इसको समझाऊंगा। ये नोट्स हम अपने हाथों से लिखे। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग भी अपने हाथों से ही नोट्स बनाइएगा, जो PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इसको ध्यान से पढ़िए और पढ़ाते समय ही मैं आपको याद करवा दूंगा अभी जस्ट क्या होता है ये सब अम्ल, क्षार एवं लवण। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इधर अपना ध्यान करिए। इन सबको पढ़ने से पहले इस अध्याय में हम सबसे पहले जानेंगे वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। वैद्युत अपघट्य क्या होता है, ध्यान से सुनिए। वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं उन्हें हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको जल में डालेंगे तो ये अपने आयनों में टूटेगा Na+Cl- में। तो ये क्या हो गया, वैद्युत अपघट्य हो गया। वैद्युत अपघट्य के उदाहरण में सारे आ जाएंगे अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण। फिर से सुन लीजिए, वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं उन्हें हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे अम्ल, क्षार एवं लवण, या कह लो ऐसे पदार्थ जो धन और ऋण आयनों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, वैद्युत अपघट्य। इसके बाद आता है वैद्युत अनअपघट्य, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर आयनों में नहीं टूटते हैं उन्हें हम बोलते हैं वैद्युत अनअपघट्य। जैसे कोई भी कार्बनिक यौगिक, जैसे एथिल अल्कोहल हो गया, या फिर मेथेन हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। ये समझ लीजिए कि आयनों में वहीं टूटेगा जिसके अंदर प्लस या माइनस होगा। जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड है, आप जानते हो कि सोडियम के Y कोष में इसका 11 नंबर पे होता है 2, 8, 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता तो इसके ऊपर प्लस आता है। और क्लोरीन जो होता है 17, 2, 8, 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके ऊपर माइनस आता है। यानी जो त्यागने वाला परमाणु होगा उसके ऊपर प्लस और जो ग्रहण करने वाला होगा माइनस होगा, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि जो आयनों में टूट जाएंगे उन्हें हम वैद्युत अपघट्य कहेंगे और जो आयनों में नहीं टूटेंगे उन्हें वैद्युत अनअपघट्य कहेंगे। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है। तो आप समझ गए वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अनअपघट्य। वैद्युत अपघट्य उसे कहते हैं वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर आयनों में टूट जाते हैं, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। वे पदार्थ जो आयनों में नहीं टूटते हैं उसे वैद्युत अनअपघट्य कहते हैं। अब आगे हम अगला हमारा टॉपिक है वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन, नाम से थोड़ा सा लग रहा है कि वैद्युत मतलब विद्युत होगा, अपघटन मतलब टूटना। अपघटन का मतलब ही होता है टूटना। तो क्या कहेंगे, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। यानी कोई भी वैद्युत अपघट्य होता है, उसका विलयन है, उसमें विद्युत प्रवाहित किया जाएगा तो वह टूट जाता है, अपघटित हो जाता है, उसे ही हम बोलते हैं वैद्युत अपघटन। यानी वह क्रिया जिसमें किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपघटित हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं वैद्युत अपघटन। जैसे 2HCl, 2HCl है, यह टूटेगा तो बनाएगा H2+Cl2, यह वैद्युत अपघटन। वैद्युत, इसमें धारा हम प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, यह 2HCl किस में टूट जाएगा, H2 और Cl2 यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन में। क्लियर। आगे चलते हैं। आयनन का सिद्धांत, आयनन का सिद्धांत, या इसको हम बोलते हैं आर्हेनियस का आयनन का सिद्धांत। यहाँ पे लिख सकते हैं आर्हेनियस का आयनन का सिद्धांत, सिद्धांत है, ठीक।
तो आर्हेनियस का आयनन का सिद्धांत क्या होता है, या इसको वियोजन का सिद्धांत बोलते हैं या केवल आयनन का सिद्धांत बोलते हैं, तीनों नाम पे याद रखिएगा। आर्हेनियस का आयनन सिद्धांत या आयनन का सिद्धांत या वियोजन का सिद्धांत, सब तीनों एक ही है। तो क्या है कि जो आर्हेनियस नाम के एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम पूरा नाम होता है स्वांटे आर्हेनियस। इन्होंने 1887 में वैद्युत अपघटन और वैद्युत अपघट्य के अन्य गुणों को स्पष्ट करने के लिए एक सिद्धांत दिया। तो उसी सिद्धांत को कहा गया आर्हेनियस का आयनन का सिद्धांत। ठीक है, स्वांटे आर्हेनियस ने 1887 में वैद्युत अपघटन और वैद्युत अपघट्य के अन्य गुणों को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे आर्हेनियस का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, कोई भी वैद्युत अपघट्य होता है उसको जल में या किसी विलायक में डालते हैं तो वो अपने आयनों में टूट जाता है। दो आयन बनाएगा, एक धन आवेशित एक ऋण आवेशित। धन आवेशित आयन को धन आयन बोलते हैं और ऋण आवेशित आयन को ऋण आयन बोलते हैं। ठीक है, किसी भी विलयन में अगर विद्युत अपघट्य का विलयन है उसमें जितना धन आयन होगा उतना ही ऋण आयन होगा, इसलिए जो विलयन होगा वो विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। ठीक है, यानी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम बोलते हैं वैद्युत अपघट्य, उसका जो विलयन होगा वह वैद्युत रूप से उदासीन होगा। क्यों होगा, क्योंकि जितना उसमें धन आयन होता है उतना ही ऋण आयन होता है, दोनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए वह उदासीन हो जाता है। क्लियर, आगे चलते हैं। इसी में एक और है कि जो आयनन होता है, आयनन जैसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का आयनन होता है वह उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय आप समझते हैं कि जो दोनों दिशाओं में मतलब टूटे आपस में जुड़े, उसको हम बोलते हैं उत्क्रमणीय, यानी दोनों तरह की होने वाली अवक्रिया को उत्क्रमणीय, जो कि पिछले क्लास में आप देखे होंगे रासायनिक अवक्रिया वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। इसके बाद अगला आपका टॉपिक है आयनन को प्रभावित करने वाले कारक। आयनन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, आयनन को प्रभावित करने वाले कारक सबसे इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान से नोट्स को पढ़िएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप अपने हाथों से लिखिएगा, याद हो जाएगा, बहुत बड़ा चीज़ कुछ नहीं है। आयनन को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें सबसे नंबर 1 पर आता है वैद्युत अपघट्य की प्रकृति। वैद्युत अपघट्य की प्रकृति, बात आती है प्रकृति, कैसा वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य दो तरह के होते हैं, एक वीक होता है, एक स्ट्रांग होता है, यानी दुर्बल और प्रबल। अगर प्रबल वैद्युत अपघट्य है तो उसका आयनन अधिक होगा, यदि दुर्बल वैद्युत अपघट्य है तो उसका आयनन कम होगा। ठीक है, दूसरा ताप। अगर ताप बढ़ाएंगे तो आयनन की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी किसी विद्युत अपघट्य का यदि ताप बढ़ा दिए तो उसका आयनन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नंबर 3 सांद्रण। जो आयनन की मात्रा होता है सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा है, यदि सांद्रण आप बढ़ाएंगे तो आयनन घटेगा, यदि सांद्रण को कम करेंगे तो आयनन बढ़ेगा। ठीक है, नंबर 4 पे आता है सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव क्या होता है कि मान लेते हैं कोई ये विलायक है, इसमें ऐसे दो पदार्थ को डाले जिसमें आयन समान हो। जैसे मान लेते हैं हमने डाल दिया इसमें NaCl और हमने डाल दिया MgCl2, ये सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड इसमें हमने डाल दिया, तो यहाँ पे आयनन घट जाएगा। क्यों घटेगा, इसमें समान आयन है। कैसे समान आयन है, जैसे NaCl है, इसको तोड़ेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस। उसी तरह MgCl2 को यदि तोड़ते हैं, देखिए Mg2 प्लस 2Cl माइनस, तो ये दोनों कॉमन आयन है, समान आयन है। अगर ऐसे वैद्युत अपघट्य रहेंगे या ऐसा विलयन होगा तो वहाँ पे आयनन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहला चीज़ था आयनन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति। प्रबल वैद्युत अपघट्य का आयनन अधिक होता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य का आयनन कम होता है। दूसरा ताप बढ़ाने पर आयनन बढ़ जाता है, आयनन की मात्रा बढ़ जाती है।
सांद्रण बढ़ाने पर आयनन की मात्रा घट जाती है। बताए थे कि सांद्रण के आयनन व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। फिर है सम आयन प्रभाव, यानी समान आयन के प्रभाव से आयनन घट जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा क्या होता है? किसी वैद्युत अपघट्ट के अणुओं का, किसी वैद्युत अपघट्ट के अणुओं का वह भाग जो आयनों के रूप में बदल जाता है या जिसका आयनन हो जाता है, उसे हम बोलते हैं वियोजन की मात्रा। इसका सूत्र हो जाता है आयनित अणुओं की संख्या बटे संपूर्ण अणुओं की संख्या, संपूर्ण अणुओं की संख्या। ठीक है, मतलब किसी विद्युत अपघट्ट के अणुओं का वह भाग जो आयनों में बदल जाता है या जिसका आयनन हो जाता है, उसे ही वियोजन की मात्रा कहते हैं, जिसका सूत्र यहाँ पे है। तो इस पर न्यूमेरिकल नहीं आता है, फिर भी आप जानते रहिएगा। आगे देख लेते हैं। जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये 1 नंबर से 2 नंबर में परिभाषा पूछा जाता है। तो फिलहाल परिभाषा भी नहीं बताते हैं, आपको कुछ इसके बारे में बता देते हैं। जो जल के अणु होते हैं, लगभग 550 लाख अणुओं में से केवल एक अणु वियोजित होता है, यानी आयनों में टूटता है। तो वह टूट करके क्या बनाता है? एक बार फिर से सुन लीजिए। जल के 550 लाख अणुओं में से केवल एक अणु आयनित होकर के निम्न अवस्था को दर्शाता है, जैसे H2O बराबर H+OH- में टूटता है। 550 लाख में से एक अणु ऐसा होता है, सब अणु नहीं होते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा। देखिए जल में H+ और OH आयनों की मात्रा कितना होता है? 10⁻⁻7 ग्राम आयन प्रति लीटर होता है। यानी जल में H+ और OH- दोनों की जो सांद्रता होती है 10⁻⁷ ग्राम आयन प्रति लीटर होता है। तो इसको थोड़ा सा हम बदलेंगे, इसको हम कर देते हैं, यहाँ पे छोड़ते हैं H+, इसको बोलते हैं, यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, तो कंसंट्रेशन यानी सांद्रण, हाइड्रोजन आयन सांद्रण इनटू OH- हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण बराबर क्या हो जाएगा? इसमें हमने आपको बताया था 10⁻⁷ होता है, तो 10⁻⁷ गुणे 10⁻⁻7। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका 10⁻⁻14। और इस संख्या को हम एक और संकेत से दर्शाते हैं, जिसे बोलते हैं KW। ये थोड़ा छोटा रहेगा, KW। इसी KW को ही हम बोलते हैं जल का आयनिक गुणनफल। अब थोड़ा सा यहाँ देखिए परिभाषा कैसे बन जाएगा। H+ आयन सांद्रण OH- आयन सांद्रण बराबर KW, और इसी को हम बोलते हैं जल का आयनिक गुणनफल। आपको इतना ज़्यादा विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप बस इतना सा परिभाषा जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, कैसे लिखते हैं, बस डायरेक्ट ये फार्मूला टाइप का लिख दीजिएगा और उसका परिभाषा। इसमें देखिए थोड़ा सा चीज़ जोड़ेंगे, इसी को जल का आयनिक गुणनफल बोलते हैं। तो ये दोनों क्या है भाई? ये कुछ नहीं, चिन्ह का मतलब क्या होता है? गुणनफल। ये क्या? हाइड्रोजन आयन, इसको बड़ा कोष्टक लगने का मतलब सांद्रण। ठीक है, और ये KW, तो ये KW क्या हुआ? इसका गुणनफल हुआ। तो परिभाषा क्या बनेगा? थोड़ा सा आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा। स्थिर ताप पर क्या जोड़ेंगे परिभाषा में? स्थिर ताप पर जल में, ये जल में था, स्थिर ताप पर जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण और OH- आयन सांद्रण के गुणनफल को KW बोलते हैं। और KW को ही क्या बोलते हैं? जल का आयनिक गुणनफल। क्लियर?
स्थिर ताप पर जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण OH माइनस आयन सांद्रण के गुणनफल को हम बोलते हैं जल का आयनिक गुणनफल। आपको इतना ही बस लिखना पड़ेगा कि जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो था अम्ल और क्षार। अम्ल एवं क्षार, लवण को बाद में देखेंगे, फिलहाल इन्हीं दोनों को देखते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा अम्ल एवं क्षार। इसको दोनों को साथ लेकर चलेंगे। इसमें दो तरह के कंसेप्ट होते हैं, एक आर्हेनियस का और एक ब्रॉनस्टेड लॉरी के अनुसार। तो सबसे पहले हम जानेंगे आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस, थोड़ा सा हो सकता है ये लिखने में गड़बड़ हो, आप इसको मैनेज करिएगा बुक से। आर्हेनियस का सिद्धांत के लिखिए, के सिद्धांत के अनुसार। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है अम्ल। सबसे पहले जानते हैं अम्ल क्या होता है। ठीक है, अम्ल क्या होता है? वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर या डालने पर H+ आयन देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। यानी वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं उन्हें हम बोलते हैं अम्ल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, HCl। HCl को आप जल में डालेंगे, यहाँ पे AQ आप ज़रूर लिखेंगे, नहीं तो गलत माना जाता है। AQ लिखने का मतलब, यदि HCl को जल, ये क्वस बोलते हैं, क्वस मतलब होता है जल, यानी जल में डालेंगे तभी। तो HCl को यदि जल में डालेंगे तो ये H+ आयन देगा और Cl- आयन देगा। मतलब वे पदार्थ जिन्हें जल में डालने पर H+ आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। उसी तरह HNO3, इसको भी वैसे ही करेंगे, ये Q यहाँ पे लिख दीजिएगा कोष्टक में करके, तो ये क्या हो जाएगा? H+ प्लस HNO3। ठीक है, तो ये हो गया अम्ल। ऐसे और सारे उदाहरण आएंगे जिसमें H+ आयन आ जाए, H+ आयन आ जाए तो वे सब अम्ल होंगे। तो वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, जैसे ये उदाहरण है दोनों। अगला हमारा है क्षार। क्षार क्या होता है? वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं, उसे हम बोलते हैं क्षार। जैसे में OH- जैसे NaOH हो गया, इसको आप तोड़ेंगे तो Na+OH- में टूटेगा। ठीक, तो ये क्या हुआ? क्षार हो गया। KOH हो गया, इसी प्रकार K+OH-। ठीक, ऐसे ही और सारे उदाहरण हो जाएंगे, बहुत सारे हैं। जैसे MgOH का ट्वाइस, इसको तोड़ेंगे, मैं भले भूल जाऊं लिखना लेकिन आप ना भूलिएगा, AQ लिखना, Mg2 + 2OH-। ठीक, तो ये क्या है? क्षार है। तो यदि मेरा क्लास आप सभी लोगों को पसंद आया तो कृपया लाइक और शेयर कर दें, और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि वह लोग भी जान सकें। अम्ल क्षार के लिए बस इतना ही, आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार। अब इसके बाद हम अगले क्लास में मिलेंगे तो ब्रॉनस्टेड और लोरी के अनुसार। धन्यवाद आप सभी।